हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल मजेदार। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार है ना? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की मेरी इस क्लास में। और फिर एक बार आपको ले चलेंगे बॉटनी की इसी दुनिया में, जहां पे जिस चैप्टर का बहुत जोरों से इंतजार कर रहे हैं, आज हम उस चैप्टर के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। वंशागति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो बहुत परेशान करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि देखते हैं कहां पे कोई दिक्कत तो नहीं आई। इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था और उम्मीद थी आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो देखते हैं यार आज के सवालों की क्या कहां से शुरुआत है, कहां पे खत्म है। शुरू किया जाए? रेडी? चलिए साहब। तो पहला सवाल क्या है, देखें जरा। पहला सवाल है, अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज या डीएनए पॉलीमरेज? अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? बताओ जरा, कौन सा एंजाइम मदद करेगा इनमें से? कौन सा एंजाइम इनमें से मदद करने वाला है? बताओ जरा, फटाफट बताओ। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? लाइगेज डीएनए के अणुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जो डीएनए के दो अणु होते हैं, तो लाइगेज तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या पॉलीमरेज हो सकता है? पॉलीमरेज हो सकता है क्या? डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन के समय डीएनए के अणुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए के अणुओं को आपस में हम कहते हैं जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन ये डीएनए को खोलता भी है। कब? अनुलेखन के समय, ट्रांसक्रिप्शन के समय। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है, निम्न में से कौन सा सही युग्म को चुनिए। अच्छा, चुनते हैं। एक्जो न्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाते हैं। एक्जो मतलब होता है बाहर, तो डीएनए में बाहर की तरफ जब कट लगता है तो वो एक्जो न्यूक्लियस की वजह से लगता है। लाइगेज दो डीएनए अणु को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है, पॉलीमरेज नहीं जोड़ता है। न्यूक्लियस डीएनए के दो रज्जुकों को पृथक करता है, ये भी नहीं होता है। जवाब होगा लाइगेज, तो डीएनए के अणुओं को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, क्लास में किया था। अब रक्त विकरण में इथीरियम ब्रोमाइड। इथीरियम ब्रोमाइड तो सही बात है। एस्ट्रोकार्मिन गलत है। इथीरियम ब्रोमाइड बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इंफ्रारेड में या यूवी रे में, ये याद करना है हमें। आप कहोगे कहाँ पढ़ा है? हमने बताया था आपको, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है। बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक अगर आपको याद हो, वहां ये हमने पढ़ रखा है पूरी तरीके से। तो भाई, यूवी रेडिएशंस होती हैं या इंफ्रारेड अवरक्त किरणें? बताओ जरा। तो क्या जवाब होगा? यूवी रेडिएशन। क्या होगा? अल्ट्रावायलेट किरणों में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुवादन या ट्रांसलेशन की प्रथम व्यवस्था कौन सी होती है? अब अगर हम आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन बनाने की पहली अवस्था कौन सी होगी? तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहला चरण क्या होता है? पहले चरण में हम टीआरएनए में अमीनो एसिड जोड़ते हैं। टीआरएनए में अमीनो एसिड जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन। तो दे रखा है कहीं एंटीकोडॉन की पहचान? नहीं। एंटीकोडॉन तो तब पहचानेंगे जब टीआरएनए होगा। राइबोसोम से एमआरएनए का जोड़ना, डीएनए अणु की पहचान नहीं। टीआरएनए का अमीनो एसिलीकरण, ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में गलत गलत कथन को पहचानिए, पहले भी कर चुके हैं। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मैंने बताया था आपको। आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आवाज क्या कहना चाहिए, गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये नाम आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज? बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी में मैम ने पढ़ाया होगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कैसे तोड़ते हैं किसी भी
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है डीएनए का, पैलिंड्रोमिक डीएनए वो होता है जो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट एक जैसा दिखे। याद है ना ये बातें? ठीक है। इको R1 ये नाम आपने पढ़ा है, ठीक है, वो वाली बात है। तो चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। अगर चिपचिपे सिरे हैं, जैसे ये आपने पढ़ा है, ठीक है, GATTC AAG। तो देखो इधर से इधर पढ़ो, GATTC, इधर से इधर पढ़ो, सेम है। यहां से काटेगा मान लो ऐसे, क्या बनेगा? GCTTAA। और क्या बनेगा? AATTCG। ये दो टुकड़े बनेंगे। अब इन दो टुकड़ों में पहला टुकड़ा ये है, दूसरा ये है। ये लाइगेज की उपस्थिति में जुड़ेंगे क्या? गलत है, ये तो अपने आप जुड़े आएंगे, इन्हें लाइगेज की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये वाला जवाब गलत है, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एडेनिन थाइमिन के संग युग्म नहीं बनाता। कैसी बातें कर रहे हो? एडेनिन थाइमिन के संग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के संग 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, सही बताना है, यानी जवाब बी होगा। एडेनिन 1 हाइड्रोजन बंध जुड़ा रहता है, एडेनिन 3, ठीक है। तो जवाब हमें पहले मिल गया था बी। क्या मिल गया था? बी मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बढ़े आए। इस चैप्टर को पता नहीं क्यों यार इतना कठिन लेते हो, कठिन नहीं है, अच्छे से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बैठे हुए हैं, आप कमेंट में बताओ कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई ना समझ में आ रही हो, आप लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो देखो यार समझने की कोशिश करो। निम्न में से जेनेटिक कोड का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन डीएनए टेक्निक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? जेनेटिक कोड का ऐसा कौन सा लक्षण है कि इंसुलिन बन रही है, ठीक है, वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जेनेटिक कोड असंदिग्ध होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इंसुलिन का जीन किसी वेक्टर में डाल के फिर उसे थर्ड पार्टी में डालते हैं, बैक्टीरिया मीकोलाई में, और फिर इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड व्यर्थ होता है, गलत बात है। जेनेटिक कोड सार्वभौमिक होता है, ये सबसे मेन चीज है, ये सार्वभौमिक है, ठीक है। तो यानी यूनिवर्सल है, हर किसी के अंदर एयूजी मेथायोनिन ही बनाएगा, ठीक है। तो सार्वभौमिक इसका जो नेचर है वो एक खास बात है। यदि दो लगातार क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है, बिल्कुल है, और एक स्तनपायी कोशिका के डीएनए में हाँ इतने हैं बेस पेयर, तो डीएनए की लंबाई सिंपल सी बात है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, और इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा, हमें तो याद ही है, आपको भी याद है, 2.2 मीटर, ठीक है। एनसीईआरटी का है, सिंपल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईटीएस, ईएसटी क्या है? आरएनए के रूप में जीनों के व्यक्त होना, पॉलीपेप्टाइड होगा, पॉलीपेप्टाइड अव्यक्त होना, डीएनए बहुरूपता या नूतन डीएनए अनुक्रम, बताओ जरा। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं क्लास में, थोड़ा सा बताओ दिमाग में, ये नहीं कह सकते हो कि आपने कराया नहीं है, ठीक है, कराया हुआ सवाल है, फटाफट बताओ क्या लग रहा है, क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में, फिर से क्या बोल रहे हैं, क्या है? आरएनए के रूप में जीनों के अभिव्यक्त होना, पॉलीपेप्टाइड अभिव्यक्त होना, डीएनए बहुरूपता और नूतन डीएनए अनुक्रम। क्या लग रहा है इसमें से कौन सा होगा? तो ईटीएस में हमने पढ़ रखा है ईएसटी जो है वो आरएनए का जीन के रूप में अभिव्यक्त होना कहलाता है।
ठीक है, ये सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हाँ। ई कोरा R1 पहुंचाने वाले पहले पेंडेमिक सीक्वेंस कौन सा है? अभी मैंने बताया था GATTC। ठीक है, ये रहा GAATTC। GAATTC कोई आ गया। ठीक है, अगला कॉलम 1 को कॉलम 2 के संग सम्मिलित करो। चलिए करते हैं, देखते हैं कहाँ समस्या है। ओकाजाकी खंड रेप्लिकेशन एस का 2 कहाँ है? PQRS है ना? अच्छा ABCD लिखा है यहाँ पे, क्या बात है। डी का, सर ये ए मान ले, ये बी मान ले, ये सी मान ले, ये डी मान ले, तो डी का 2। ये रहा टर्मिनेशन GTP निर्भर युक्त। ठीक है, ट्रांसलेशन अमीनो एसाइलेशन tRNA का। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो यार ऐसे ही आंसर लगते हैं, आपको एक भी पता होगा, दूसरा आप अपने आप कर लोगे। वैसे क्वेश्चन निकल गया कोई। हाँ, निम्न में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। पैकेजिंग ऑफ DNA पढ़ा है, याद है? क्या बताया था आपने? DNA क्योंकि अम्लीय होता है तो ये पैकेजिंग कर लिया, और बहुत लंबा है, 2.2 मीटर लंबा है, और केंद्रक बहुत छोटा है, तो उसके अंदर पैकेजिंग होने के लिए ये क्षारीय प्रोटीन की मदद लेता है जिसका नाम है हिस्टोन। और ये हिस्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ के एक ऑक्टामर बना के उसको ऊपर लिपट जाती है, और लिपट के फिर लिपटते लिपटते आप कहते हैं ये क्या करती है, थोड़ी सी थिक होते होते गुणसूत्र का निर्माण, क्रोमोसोम का निर्माण करती है। इस दौरान जब ये बन रहा होता है तो हिस्टोन प्रोटीन के लिए एक शब्द आपने पढ़ा है कि ये क्षारीय अमीनो अम्ल की बनी है, और उसमें आपने जो नाम पढ़ा है वो है लाइसिन और आर्जिनिन। तो यहाँ पे क्या नाम दे रखे हैं? वैलिन, टायरोसिन, ग्लूटामिक अम्ल और लाइसिन। आपको याद है लाइसिन इज द बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, सही सुमेल को चुनिए। अच्छा, चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे साहब। ठीक है, क्या लगता है क्या चुनेंगे? राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल है, क्या लग रहा है नहीं है? F2 अप्रभावी जनक जेनरिक्स का है। टेस्ट्रोस को द्विसंकर क्रॉस लग रखा है, गलत है। मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन के बारे में बताया, कभी नहीं बताया। और मेंडल साहब ने रूपांतरण के बारे में बताया, ये भी नहीं है। सही क्या है? राइबोजाइम इज द न्यूक्लिक एसिड यानी RNA। RNA एंजाइम की तरह भी काम करता है जिसे राइबोजाइम कहते हैं, और RNA हेरिडिटरी मटेरियल भी है, ध्यान रखिएगा। जंतु कोशिका में किस प्रकार के RNA सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं? mRNA, tRNA, राइबोसोमल RNA, या फिर कैटालिटिक RNA? बताओ किसकी मात्रा ज्यादा होती है? पढ़ चुके हैं हम, अभी आपको बताया था कौन सबसे ज्यादा मिलता है, कौन सबसे कम मिलता है, कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, कौन घुलनशील नहीं होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। याद है कुछ? कौन सा है जवाब बताओ? क्या mRNA, क्या tRNA, क्या राइबोसोमल RNA? जवाब है हाँ, क्योंकि ये राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, ये निर्माण कर, सही सुमेल करिए। अच्छा भाई करिए। एलेक्जेफ्रस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हर्षेचेज TMB, मेसल्सन स्टॉल, पाइसम सेटेबम, और जैकोबोनाट लैकोपेरॉन। क्या लग रहा है क्या होगा बताओ? क्या लगता है कौन होगा इसका जवाब? बताओ, फटाफट बताओ। हाँ भाई, कुछ याद आ रहा है कौन सा है ये? तो देखो इसका जवाब क्या है, लैकोपेरॉन। किसने बताया था? जैकब और मोनार्ड ने बताया था, जैकब और मोनार्ड ने। ठीक है, बाकी जितने भी नाम दे रखे हैं, मेसल्सन स्टॉल, इन्होंने ई कोलाई के ऊपर रेप्लिकेशन के बारे में बताया था कि ये अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव होता है। हर्षचेन ने जो प्रयोग किया था वो किया था, आपने कहा था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। ठीक है, और अलेक्स जैफरी वो तो छोड़ ही दो, वो तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। DNA और हिस्टोन का कुल इलेक्ट्रिक ऑबिस कौन सा होता है? तो DNA में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड का मतलब निगेटिव, और हिस्टोन अभी बताया था
पॉजिटिव। तो क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक, ये वाला। ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग बताओ जरा। क्लोनिंग बाहकों के संग जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जाना, क्या डीएनए अणु को पृथक करना, डीएनए का खंडों में काटना, या डीएनए को उनके साइज के अनुरूप पृथक करना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीधी बात है, इनमें से किसी के नहीं है। क्या होगा जवाब? ये वाला, डीएनए खंडों को अलग अलग करना, यही तो होगा। क्योंकि ये जो काम है ये तो बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए का एक टुकड़ा लेके हम वेक्टर में जोड़ देते हैं। डीएनए को अलग पृथक करने का काम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है, बिल्कुल है। लेकिन साइज के अनुसार पृथक करना यहां लिखा है, वहां अणु को पृथक करना लिखा है, इसलिए हमने डी ऑप्शन लगाया। ठीक है। यूकैरियोट में कौन सा प्रारंभिक संकेतक है? आनुवंशिक कोड में ऐसा कौन सा कोडॉन है जिससे कि ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है? तो आपने पढ़ रखा है, एक ही कोडॉन है प्रारंभिक, AUG, जो मेथाइन को भी कोडिंग करता है। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित करना है, अच्छा। हम्म PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ी है, रेप्लिकेशन के द्वारा नंबर बढ़ाना। तो P का हो गया 3। P का 3 कहाँ कहाँ दे रखा है? अच्छा, यहां नहीं दे रखा है, यहां नहीं दे रखा है, इन दो में से कोई एक है। ट्रांसफॉर्मेशन, हमने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हर्षी चेंज। ठीक है। ट्रांजैक्शन था, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांजैक्शन में ग्रिफिथ का प्रयोग क्या था कि डीएनए के गुण बदल जाना, तो वाहक का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। हम्म अब है लाइगेशन और राइबोजाइम एक्शन। बताओ जरा क्या होगा इसका जवाब? हम्म है ही नहीं। लाइगेशन क्या होगा? लाइगेशन का क्या होगा? डीएनए लाइगेशन, आर। हम कह रहे हैं पुनर्योजन डीएनए की फिर से दोबारा। और राइबोजाइम कहाँ होगा? प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रूपांतरण, ये होगा। ठीक है, यानी जवाब होगा बी। बी बी, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डोगमा है, अच्छा है। अच्छा, ए को बताना है, तो ए तो डीएनए ही होगा। डीएनए से डीएनए का निर्माण, ये भी डीएनए ही होगा, है ना? ठीक है, दे रखा है, कुछ गड़बड़ दे रखा है क्या? पी, अच्छा सिक तो है, पी आरएनए होगा और सी प्रोटीन होगा। ठीक तो है, अच्छा इधर दे रखा है, ये डी और ई है, ये होगा ट्रांसक्रिप्शन और ये होगा ट्रांसलेशन। हम गलत जगह देख रहे थे, तो कहाँ से काम चलेगा? देखो जरा, ए प्रोटीन, ए आरएनए, ए ट्रांसक्रिप्शन, यही है, सही लिखा है डी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हम्म देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो। भाई आपने क्या पढ़ा है? क्या है? पहले डीएनए से डीएनए बन सकता है, फिर डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से आरएनए अपने आप भी बन जाता है, और आरएनए से डीएनए बन जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन भी बनती है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, पढ़ा चुके हैं। और डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, तो यहां पे यही दे रखा है इन्होंने। ठीक है। सैटेलाइट डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, अच्छा,
समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ में एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता दिखाता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। सही बात है। प्रोटीन के लिए कोडॉन नहीं करता है और समष्टि में सभी सबसे वो ऐसा होता है। उन एंजाइमों के लिए कोडॉन करता है जिनकी डीएनए की प्रतिकृति के लिए जरूरत होती है। उन प्रोटीन के लिए कोडन करता है जिनकी कोशिका चक्र के लिए जरूरत होती है। देखिए, सैटेलाइट डीएनए किसी जगह कोडिंग नहीं करता है। सैटेलाइट डीएनए की जरूरत जो होती है वो होती है बहुरूपता दिखाने के लिए। तो इसका जवाब आएगा पहला वाला। ठीक है, पहला वाला आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपने वीएनटीआर पढ़ा होगा, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वहीं से है। जीनोम लाइब्रेरी से इच्छित जीन का चयन किया जा सकता है। ठीक है, बताओ। क्लोनिंग बैक्टीरिया के प्रयोग से, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है ना। प्रोब की मदद से, जीन लक्ष्यों के प्रयोग से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रयोग से। बताओ, कोई अंदाजा है क्या? क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। वैसे नीट 2013 में आया था। क्या क्लोनिंग बैक्टर से हम जीन लाइब्रेरी बना सकते हैं? नहीं। जीनोम लाइब्रेरी बनाने के लिए हमने आपको साउदर्न ब्लॉटिंग भी पढ़ाई थी कि साउदर्न ब्लॉटिंग से पहले नाइलॉन शीट में हम अलग करते हैं डीएनए को, और नाइलॉन शीट में फिर लगाने के बाद में हम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोब, और वो रेडियो एक्टिव होते हैं और वो डीएनए के ऊपर लगाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब पढ़ाया था वहां बताया था। तो प्रोब जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है और रेडियो एक्टिव होती है। तो अगर हमें जेनेटिक लाइब्रेरी बनानी है तो डीएनए प्रोब का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? प्रोब का। याद रखिएगा ये बात। आगे, इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है? ऑपरेटर। देखिए, ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन होता है जीन का समूह जो एक संग कार्य करे, ग्रुप ऑफ जीन विच वर्क टुगेदर। ऐसे जीन का समूह जो एक संग कार्य करते हैं उन्हें ओपेरॉन कहते हैं। अब इसमें आपको जो नाम दे रखे हैं वो है ऑपरेटर, संरचनात्मक जीन। ऑपरेटर भी आप कह रहे हैं इसमें प्रयोग होगा आरएनए पॉलीमरेज के लिए। संरचनात्मक जीन भी आरएनए पॉलीमरेज की मदद से आरएनए बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इनहेंसर जैसा कुछ नहीं होता है। और प्रमोटर तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए ही है वो जगह। ठीक है, तो ऑपरेटर वो जगह थी जहां पे आप कहते हैं लैक्टोज ऑक्टोज आता है। ठीक है, तो कुल मिला के इनहेंसर नाम का कोई भी नाम नहीं होता ओपेरॉन में। तो आंसर क्या होगा? सी। अच्छा, किस अवस्था में दिए गए निम्न आरएनए के पढ़ने से प्राधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये आरएनए का टुकड़ा दिया है। 5वीं स्थिति पर जी के निवेशन से, 5वीं स्थिति पर, 5वीं स्थिति पर जी के विलोपन से। अगर हम 5वीं स्थिति का जी एक और जोड़ देंगे तो पूरा पूरा कोडॉन चेंज हो जाएगा। देखो जरा, ए ए सी ए जी जी बढ़ा दिया तो भी दिक्कत है क्योंकि ए जी सी था, और अगर हमने एक कम कर दिया ए सी ए सी जी रह जाएगा। तो है क्या? ए जी सी। ये भी नहीं हो सकता। 5वीं, चौथी और 5वीं जगह पे क्रमशः ए और जी के निवेशन से, ए ए सी ए, फिर ए और जी, ए सी ए जी, ये भी गलत है। बात समझ में आ रही है? आपको याद होगा निवेशन विलोपन, याद है? 5वीं पोजीशन पे जो तुम देख रहे हो ना, ए सी ए जी सी जी जी यू ए यू यू, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 12 का मतलब है ये 3 के सेट में कोडॉन है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि हम 5वीं पोजीशन पे चेंज करें तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे फर्क आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जी जी, पहली वाली कंडीशन में, क्योंकि जी का हम निवेशन कर रहे हैं 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे जी बढ़ा रहे हैं। दूसरे वाले में हमने कहा कि हमारा बन जाएगा, ये वाला 5वां हटा रहे हैं 5वें के विलोपन से, तो ए सी जी, फिर जी यू ए यू यू खाली रह जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम अगली बार में कह रहे हैं कि इसमें हम कह रहे हैं चौथी 5वीं नंबर पे ए जी ले आओ, तो ए सी ए जी ए,
क्योंकि यल आ गया। फिर जी सी जी, जी यू ए, यू यू अकेला रह गया। सातवीं आठवीं नवीं नंबर पे जी जी यू के विलोपन से ए ए सी, ए जी सी, ए यू यू, ये जी जी यू हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 3 के 3 है। तो अगर हम बात करें आरएनए के पढ़ने में कोई अधर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पूरा पूरा 3 कोडॉन हटाए हैं, तो फर्क नहीं आएगा। आंसर होगा डी। इकोलाई में लैकोपेरॉन स्विच ऑन होता है, कब होता है बताओ? इकोलाई में लैकोपेरॉन कब स्विच ऑन होता है बताओ फटाफट, कौन सा भाग है बताओ, बता दो, आज बता ही दो बिल्कुल, ठीक है, छोड़ना मत। क्या लग रहा है आपको, क्या जवाब होगा इसका? लैक्टोज उपस्थित हो, रिप्रेशर से जुड़ता हो, रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ता हो। अगर रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ गया तो काम ही कहां से होगा, है ना? क्योंकि ऑपरेटर के आगे प्रमोटर है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज है। अगर ऑपरेटर पे रिप्रेशर लगा हुआ है तो काम करेगा नहीं आरएनए पॉलीमरेज, तो ये जवाब तो नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से जुड़ता है तो स्विच ऑन होता है, ऐसा भी नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज तो तब बढ़ पाएगा आगे जब ऑपरेटर खाली होगा, ऑपरेटर खाली नहीं है अभी। लैक्टोज उपस्थित हो और आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता हो। लैक्टोज कभी भी आरएनए पॉलीमरेज से नहीं जुड़ता है, लैक्टोज रिप्रेशर से जुड़ता है। जवाब होगा ए, ठीक है। फिर सम्मिलित करना है वीएनटीआर, इंट्रॉन एक्सॉन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन और सैटेलाइट डीएनए। देखो डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन है, पता है। डी का हो गया पी, डी का पी है, ठीक है। अरे सैटेलाइट के लिए लगा दिया यार, हम खुद क्या काम कर रहे हैं। सी, सी का पी, दो जगह है, ये दो आंसर नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। सैटेलाइट डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी का क्यू, डी का क्यू। और क्या हो सकता है? नहीं यार, डी का क्यू क्यों होगा? सैटेलाइट डीएनए अभी पहले रुक जाओ, इस पे लगाओ एंट्रॉन एक्सॉन स्प्लाइसिंग, ये ज़्यादा आसान है। बी का एस, अब देखते हैं। बीएनटीआर भी तो है, बीएनटीआर जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो सैटेलाइट बल्क डीएनए आ गया, अब सही है, ठीक है। लगा लो हिसाब किताब, बिल्कुल सही है। बी का एस, बी का एस इसमें है, इसमें है, दोनों में ही है। ए का क्यू, ए का क्यू ये रहा, ये है आंसर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ऐसी गलतियां हो जाती, ध्यान रखना, ये मतलब लेना। देखो अगर आप उस हिसाब से देखो सैटेलाइट डीएनए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन बीएनटीआर भी दिया है, तो ऐसे में कौन सा सही ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हम ही ने अभी किया, पहले इसको लगा दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर देखा ये तो बीएनटीआर भी है। अब अगर बीएनटीआर है तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि बल्क में तो नहीं आएगा बीएनटीआर, ठीक है, ये याद ध्यान रखना। अगला क्या है? आरएनए में 999 क्षारक हैं, ठीक है। अगर 999 है तो ये 333 अमीनो अम्ल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। नौ सौ एक पे इस तरीके से विलोपन होता है कि आरएनए की लंबाई 998 हो जाती है। अच्छा, 901 पर विलोपन हुआ। अब जरा खास बात देखो, 901 का मतलब है 900 तक के तो बेस पेयर सही थे, और 900 का मतलब 300 अमीनो अम्ल बन गए। 300 अमीनो अम्ल बन गए। जो भी फर्क पड़ा उसमें कितने पे फर्क पड़ा? सिर्फ और सिर्फ 33 पे, क्योंकि 33 जो बाद वाले हैं उनमें दिक्कत आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फिर से एक बार बोल रहे हैं, 999 बेस पेयर थे, 333 अमीनो अम्ल बनाते हैं। अब अगर 901 पे एक आपने न्यूक्लियोटाइड हटा दिया तो 900 से पहले वाले तो सही काम कर रहे थे। 901 वाला जो है वो आपने हटाया, तो जहां एक वाला हटाएंगे, 901 वाला हटाएंगे, उसके आगे के सब चेंज हो जाएंगे।
तो आगे के 33 में दिक्कत आएगी, पीछे के 300 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति द्विशाख की ओर, यही बचा था। देख लीजिए, चलिए देखिए, प्रतिकृति द्विशाख की ओर अग्रक स्टैंड को, प्रतिकृति द्विशाख की ओर पश्चगामी स्टैंड को, प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रक स्टैंड को, या प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्टैंड को? डर लग रहा है यार थोड़ा, होता है ना, क्या हो रहा है देख लो, ऊपर ऊपर से पता नहीं क्या हो रहा है यार, लाइट वाइट ना चली जाए। ये तो अभी शाम है, आज इतनी रात हुई नहीं है ना। ध्यान रखते हो, कोई ना कोई मिल जाता है फिर हमें रास्ते में, वो भी डर लगता है। बताओ फटाफट इसका जवाब फिर क्या होगा, बताओ। डर लग रहा है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या होगा इसका जवाब? हाँ, बता दो आज मेरे लाल, क्या लग रहा है तुम्हें अपना हाल? शेरो शायरी बन गई तो, है ना। बताओ। बताओ क्या लग रहा है, क्या ये डीएनए प्रतिक्रिया के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? तो देखो, ओकाजाकी किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति द्विघात से परे अग्रक स्टैंड को या पश्चिगामी स्टैंड को? ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके से हम देखेंगे, ये तीसरा सिरा है, ये पांचवा सिरा है, तो यहां पे जो पांचवा सिरा होगा और यहां पे जो तीसरा सिरा होगा, पांचवें सिरे के लिए यहां पे एक प्राइमर लगता है और ये आगे बनता रहता है। ठीक है, ओकाजाकी खंड यहां से बनना शुरू होते हैं प्राइमर और इधर जाते हैं। ठीक है, तो द्विशाख की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, इसकी ओर नहीं जा रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं, तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकते। अब अग्रक स्टैंड को या पश्चिगामी स्टैंड को? तो सीधी बात है, अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो ये अग्रक नहीं है, पश्चिगामी है। कौन सा है? पश्चिगामी। तो आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम ये है, एमआरएनए का संबंधित क्रम क्या होगा, बताओ। फटाफट बताओ भाई, यार खांसी बहुत आ रही है, क्या बात है। आहा, बताओ, अगर कोडिंग स्टैंड पे ये दिया है तो आगे क्या होगा? कोडिंग स्टैंड टेम्पलेट नहीं है, कोडिंग है। हमने क्या बताया था, कोडिंग का जो होता है वो सेम रहता है, सिर्फ टी की जगह जो है वो यू आ जाता है। कोडिंग का ये रहेगा, ठीक है, टेम्पलेट का उल्टा होता है। तो कोडिंग का अगर ये है तो आंसर क्या होगा? ए। ग्लाइकोप्रोन का व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में किस एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा? ग्लूकोज, गैलेक्टो, लैक्टो, अरे कैसी बात कर रहे हो। ग्लाइकोप्रोन में काम करने के लिए प्रेरक के रूप में कौन आता है? अगर आप कह रहे हैं ऑलरेडी वहां पे रिप्रेशन लगा है, तो उस रिप्रेशन को हटाने के लिए कौन आएगा? लैक्टोज। निम्न में से कौन सा एक पहलू है जो आनुवांशिक कोड की एक विशेषता नहीं है? अनुविशेषता, अपस्यता, संदिग्धता या सार्वत्रिकता? तो जेनेटिक कोड में क्या नहीं होता है, बताओ इनमें से। जेनेटिक कोड कभी भी संदिग्ध नहीं हो सकते, यूनिवर्सल हो सकते हैं। इसमें कहीं भी एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो अम्ल को दर्शाएगा, एक अम्ल, ठीक है, ये बात हमें पता है। एक अमीनो अम्ल के लिए कई सारे जेनेटिक कोड हो सकते हैं, ये भी हमें पता है, लेकिन कभी भी संदिग्ध नहीं होते, विशिष्ट होते। तो जवाब क्या होगा? संदिग्धता। ये अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संरक्षण के लिए पूर्वगामी होता है? ट्रिप्टोफैन किसको पहले से बनाता है? क्या कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन को? नहीं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को? नहीं। थायरॉक्सिन को? नहीं।
जवाब क्या आएगा? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को बनाता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अरे माँ, उस कोशिका में कौन से एंजाइम उत्पन्न होंगे जिनके लैक बाई जीन में निरर्थक उत्परिवर्तन है? बताओ। आपने पढ़ रखा है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जेड बाई ए 3 जीन होते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा जब वाई में उत्परिवर्तन होगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा? बताओ जरा, बताओ, फटाफट बोलो। हम्म, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसमें फर्क है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 प्रकार के कार्य करने वाला कोडॉन कौन सा है? पता है कौन सा है? कौन सा है? एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन भी है और मेथायोनिन का भी निर्माण करता है। और क्या है? प्रेरणी उपरॉन के जीन्स होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं? समानता व्यक्त नहीं होते हैं जब तक एक संकेत उन्हें ऑन नहीं करता, अगर प्रेरणी है तो। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रेरणी आपको याद हो तो प्रेरणी का उदाहरण ही लैकोपेरॉन होता है, जो नॉर्मली बंद रहता है लेकिन जब तक लैक्टोज नहीं आता, लैक्टोज आने के बाद ही वो खुलता है। तो सामान्यता व्यक्त नहीं होता है, जब उन्हें संकेत मिलता है लैक्टोज आता है तो वो ऑन होता है। ये सामान्यता व्यक्त होते हैं जब उन्हें संकेत मिलता है तो ऑन नहीं करता, ऐसा ट्रिप्टोफैन के संग होता है। एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ाया भी नहीं है हमने। लेकिन टीआरपी ओपेरॉन ऐसा होता है जो सामान्य रूप से चल रहा होता है, बाद में बंद होता है। कभी भी व्यक्त नहीं होता, हमेशा व्यक्त होते हैं। तो इसका आंसर पहला वाला होगा। जब तक लैक्टोज नहीं आता है तब तक बंद रहता है, लैक्टोज आ जाता है तो ऑन हो जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? प्यूरिन हमेशा दोनों में एक ही जैसे पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन। साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल का अंतर होता है जो पिरिमिडिन होते हैं। ठीक है, टेलर ने किस जीन पर गुणसूत्र प्रतिकृतन की अर्धसंरक्षी विधि को, अच्छा टेलर, रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बिस्या फेवा पे किया था। किस पे किया था? सेम के बीच में, बिस्या फेवा। इकोलाई, बिनकारोजिया, पीड़ा फेवा, यही होगा बिस्या फेवा। ठीक है, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर। कैसी बातें कर रहे हो भाई। राइबोसोम का एक संकुल जो आरएनए के एकल रज्जु के संग जुड़ा होता है। अच्छा, जब बहुत सारे राइबोसोम जब होते हैं एक ही एमआरएनए के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसोम। क्या कहते हैं? पॉलीसोम। ये रहा। ठीक है, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जु पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है? डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जु पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है? अच्छा, अनुलेखन किस पे बनता है? तो अभी हमने बताया था डीएनए किस पे बनता है, कोडिंग की तरह दिखता है लेकिन टेम्पलेट का उल्टा होता है, तो बनता टेम्पलेट पे है। किस पे बनता है? टेम्पलेट पे। H1 का केंद्रीय का क्या संबंध होता है? H1 का केंद्रिकाप के साथ क्या संबंध होता है? H1 क्या करता है? अभी बताया था हमने। H1 जो है वो आप कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन का एक उदाहरण है और क्रोमोसोम को ही बनाता है, संगठित करता है। तो अनुलेखन हो रहा है? नहीं। प्रतिकृति कर रहा है? नहीं। क्रोमेटिन रेशो में संग्रहित कर रहा है। ठीक है, क्रोमेटिन रेशो में संग्रहित कर रहा है। अरे, सवाल हो गए। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सवाल कर लिए हैं। उम्मीद है आपने ये सारे सवाल सही किए होंगे और आपको इस चैप्टर के सभी सवालों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। फिर कह रहे बहुत सारे सवाल इस चैप्टर से आएंगे, आते हैं और आएंगे, जरूरी आएंगे, कोई बात ही नहीं है। बस हमको अपनी अंदर से तैयारी अच्छे से करके देनी है। ठीक है, तो नीट में बहुत कम दिन बचे हैं, बस अच्छे से तैयारी करो, अपना 100% दो। ठीक है, सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप अपने 100% से जा रहे होगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो वो करना, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें हम पहले भी कह चुके हैं, फिर एक बार कह रहे हैं। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, और फिर पारितंत्र और पोल्यूशन। कुछ ही चैप्टर बचे, ज़्यादा बचे नहीं है। ठीक है,
इसी के अर्जुन सर की भी सीरीज जा रही होगी, उसमें भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं। कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में लिखिए, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसीलिए करा रहे हैं कि आप लोग कर पाएँ, समझ पाएँ। अपने आप ही प्रैक्टिस जरूर करिएगा और बताइएगा कितने आपने सही कर पाए और कितने सही नहीं कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।